Hey everyone, this is Ankush from Triple S. Welcome to another lecture series of MCQs in economics, and today we are going to discuss MCQs on market structure. This is part 2. I have already discussed part 1 with you, और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रिलेटेड हैं. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का. मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में है. पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं. ठीक है, और इनफैक्ट दिस इज़ द लास्ट टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर, जो प्राइसिंग इन मार्केट स्ट्रक्चर है. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन योर सिलेबस. तो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन योर सिलेबस, वो डिस्कस करेंगे. और साथ में हाँ, एक माइक्रो का एक और टॉपिक है जो कॉस्ट है. ठीक है, कॉस्ट भी मैं साथ में लेके आऊँगी, और साथ में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो नए हैं, और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, और सारे पार्ट्स जो हैं, जितनी भी MCQ सीरीज़ है वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस बड़े ही ध्यान से, बहुत ही एनालाइज करके बनाए हैं. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी लेक्चर सीरीज़. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अगेन दैट डू रजिस्टर योरसेल्फ इन ऑलिव बोर्ड ऐप. और मॉक टेस्ट जो हैं, जो भी आपको मॉक टेस्ट शेड्यूल हैं, जैसे 1 अक्टूबर को फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, फिर 2 अक्टूबर को जूनियर असिस्टेंट का है, सब इंस्पेक्टर है 3 अक्टूबर को ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो ये आप सारे मॉक टेस्ट जो हैं ये आप ऑन टाइम जो है ऑलिव बोर्ड ऐप पे दे दीजिए. सच में बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाले हैं ये मॉक टेस्ट आपके लिए. ठीक है जी, ओके, तो लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोली. इनमें से जो भी ये फीचर्स आपको दिए हैं, मोनोपोली का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है. ठीक है जी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसको हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी कहते हैं. मैं फिर से बोलूँगी, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स रिलेटेड हैं. पार्ट 1 देख लेंगे तो यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे. ओके, तो डू लुक इनटू पार्ट 1 एज वेल, वो भी आप देख लीजिए. ठीक है, ओके. तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं 2. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट वी हैव परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड वी हैव इम्परफेक्ट. ठीक है जी, तो परफेक्ट के जो हमने लास्ट में जो जितने भी हमने MCQs किए थे लास्ट टॉपिक में, उसमें ज़्यादातर मैंने परफेक्ट कंपटीशन को रखा था उसमें. ठीक है, आज हम ज़्यादातर इम्परफेक्ट की बात करेंगे. और इम्परफेक्ट में फिर फर्दर 3 मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं. वी हैव मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. ठीक, ओके जी. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहला मार्केट स्ट्रक्चर जो हम इम्परफेक्ट में जिसकी बात करते हैं, विच इज़ मोनोपोली, ठीक है, उसका कौन सा इनमें से फीचर नहीं है. तो इज़ इट पार्ट ए, ऑप्शन ए सेज सिंगल सेलर एंड मल्टीपल बायर्स. सो वी डू हैव दिस सिंगल सेलर एंड मल्टीपल बायर्स. देखिए, मोनोपोली, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, है ना. तो मोनोपोली का मतलब यही हुआ कि जहाँ पे सिंगल सेलर है, और ऑफ कोर्स बायर्स तो हर जगह मल्टीपल ही होंगे. सो वी हैव सिंगल सेलर एंड मल्टीपल बायर्स. येस इंडीड, दिस इज दी ऑप्शन. ये है, ये फीचर है मोनोपोली का. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट तो नहीं है. ठीक है, मोनोपोली में वी हैव वन फीचर दैट देयर आर बैरियर्स और देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू एंटर इनटू द मार्केट. तो बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मार्केट में एंटर करने के. तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट तो इसका फीचर बिल्कुल नहीं है. नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ये तो है फीचर. ठीक है, जो मोनोपोली है वहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई सब्सटीट्यूट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, बिल्कुल जो फर्म है उसका फुल कंट्रोल होगा ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द कमोडिटी और ऑफ द सर्विस. तो ये बिल्कुल, ये भी आंसर है. तो ये भी फीचर है, सॉरी, मोनोपोली का ये भी फीचर है. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इज़ नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोली. ठीक है जी, मोनोपोली फर्म में, मोनोपोली इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए बहुत से बैरियर्स हैं, बड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो देर आर रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स टू एंटर टू दी मोनोपोली स्ट्रक्चर, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर. देखिए, मोनोपोली क्या होती है कि जहाँ पे सिंगल जो है सेलर होगा, ठीक है, सिंगल फर्म होगी, उसी का सिंगल फर्म जो है वो खुद में ही इंडस्ट्री होगी. ठीक है, फर्म और इंडस्ट्री एक ही होगी मोनोपोली में, क्योंकि उसका सिंगल सेलर है वो. ठीक है, देखिए मोनोपोली की एग्जांपल जैसे कि इंडियन रेलवेज सबसे बड़ी एग्जांपल है मोनोपोली की. या फिर इंडियन पोस्टल सर्विस की बात करें, ठीक है, जो हमारा भारतीय डाक जिसकी हम बात करते हैं. ठीक है, सो वी हैव सिंगल सेलर, सिंगल प्लेयर इनटू द मार्केट. ओके, तो ये है यहाँ पे मोनोपोली की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म इज.
जो डिमांड कर्व है मोनोपोली फर्म की वो कैसी होती है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया कहा था, परफेक्ट स्ट्रक्चर की बात की थी, तो वहाँ पे क्या था, ये डिमांड कर्व थी, यही थी डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, यही हमने डिस्कस किया था। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व होती है वो कैसी होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी कह सकते हो। कहाँ पे, परफेक्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली में क्या होता है, वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इनफैक्ट प्राइस के भी इक्वल होती है ये सब, क्यों, क्योंकि प्राइस वहाँ इक्वल होता है, जहाँ वहाँ पे प्राइस जो है वो सेम रहता है कमोडिटीज़ का, इसीलिए वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है सेम होगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोनोपोली में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए जो मोनोपोली में जो स्ट्रक्चर जो शेप बनती है डिमांड कर्व की वो ऐसे बनती है। सपोज ये आपकी AR है, वहाँ पे आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसे बनेगी, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनती है परफेक्ट में, ठीक है, जस्ट टू कंपेयर मैं बात कर रही हूँ। तो मोनोपोली में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो इस तरीके से बनती है, और यही यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो आपकी डिमांड कर्व भी होती है, कहाँ पे, मोनोपोली में, ठीक है। तो दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। और मोनोपोली ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम है, एवरेज रेवेन्यू से वो कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप बनती है मोनोपोली की, ओके। तो डिमांड कर्व जो है मोनोपोली में वो कैसी है, यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है वो कैसी है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। अब देखिए ये क्यों स्लोप करती है डाउनवर्ड, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इसका आंसर ए है, आप नोट कर लीजिए, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व जो है मोनोपोली की वो कैसी होती है, वो कैसी होती है, वो स्लोप करती है डाउनवर्ड, ठीक। और देखिए क्यों होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइसिंग यहाँ पे नहीं होती है, मोनोपोली में यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होती है। अब देखिए होता क्या है, मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट जो होता है, जिसकी मोनोपोली फर्म होती है, वो क्या करता है, वो कोई भी प्राइस सेट कर सकता है, प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस सेट कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो सिंगल सेलर है तो अपनी मर्जी चलाएगा, अपनी मर्जी से वो प्राइस जो है वो सेट कर देगा। तो कस्टमर्स डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। तो कस्टमर्स को मजबूरी में भी उसी फर्म के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो ही हैज़ टू गो देयर, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे, लेकिन स्टिल अब क्या होगा कि जो मोनोपोली फर्म है, जो मोनोपोलिस्ट है, देखो प्राइस डिसाइड करना तो उसका काम है, ही इज़ अ प्राइस मेकर, है ना। मोनोपोली फर्म जो है, मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस मेकर है, अपना प्राइस खुद बनाएगी, लेकिन अपना प्राइस तो खुद बनाएगी, लेकिन जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके पास तो चॉइस है ना कि वो मतलब सर्विस या वो प्रोडक्ट अवेल करें या नहीं करें, है ना, उनकी तो मर्जी है ना, उनको कोई ज़बरदस्ती तो अपनी सर्विस अवेल कराएगा नहीं। अब अगर मैं इंडियन रेलवेज़ की बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे ये केस नहीं है, वो भी अभी बताती हूँ। अगर मैं इंडियन रेलवेज़ की बात करती हूँ, तो इंडियन रेलवे सपोज वो अगर टिकट का जो प्राइस है वो बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो लेकिन मर्जी तो हमारी है ना कि हम ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मजबूरी है, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें करना ही पड़ेगा, बट स्टिल वी हैव अ चॉइस, है ना, हमारी मर्जी है कि हम अपना जो ट्रिप है वो डिले कर सकते हैं, हम जाएं नहीं जाएं, हमारी अपनी मर्जी है, राइट। तो क्या है कि यहाँ पे जो फर्म्स हैं, ठीक है, तो यहाँ इस केस में अब क्या हो जाता है, इस केस में भी क्या हो जाता है कि सपोज इफ प्राइस इंक्रीजेज ना, सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में लॉ ऑफ डिमांड, मैंने आपको एक डिमांड का कॉन्सेप्ट समझाया था। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की वो डिक्रीज कर जाती है। ये बात क्या था, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एज प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, ठीक। तो यहाँ पे भी इस फॉर्म में मैं ये बात करूंगी, ठीक है, इन मोनोपोली स्ट्रक्चर एज वेल व्हेन द प्राइस गोज अप द जो प्रोडक्ट है उसकी रिस्पेक्टिव डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो सिमिलर इज द केस विद द मोनोपोली फर्म, दैट्स व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड, कि जो मोनोपोलिस्ट है वो अगर प्राइस इंक्रीज कर देता है अपने प्रोडक्ट का, स्टिल अ बायर हैज़ अ चॉइस टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट, सो ही हैज़ अ चॉइस, ठीक है, जो बायर है ही हैज़ अ चॉइस, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि मोनोपोली फर्म में क्या होता है, जो डिमांड कर्व होती है वो स्लोप करती है डाउनवर्ड्स। Monopoly firm slopes downwards, means as the price increases its respective demand can go down, ठीक। तो समझ आ गया। तो यानी कि monopoly firm में भी there is an inverse or there is a negative relation between price and demand. Okay, clear है? Okay. Question number 3 says for a monopoly the industry demand curve is the firms. देखिए मोनोपोली में सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है
वही फर्म की क्या होगी, डिमांड कर्व होगी। ऑब्वियसली डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्योंकि मोनोपोली में अभी मैंने आपको बताया जो फर्म है वो खुद में ही इंडस्ट्री है, राइट। तो फर्म, देखिए इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस होता है। इंडस्ट्री इज अ बिग स्ट्रक्चर और फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, ये छोटी छोटी। सपोज अगर मैं बात करूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अलग अलग हमारे पास अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग हमारे पास जैसे एयरटेल है, वी हैव वोडाफोन, वी हैव रिलायंस, वी हैव जियो, मतलब जो भी है हमारे पास, ठीक है, BSNL। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारे पास छोटे छोटे से बड़ी सारी और फर्म्स हैं। सो दिस इज द इंडस्ट्री जो है बिग है, उसके अंदर छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोपोली में क्या होगा, जो इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री की जो डिमांड कर्व है वो एक फर्म की डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। ऑब्वियसली प्रॉफिट फंक्शन तो करेगी नहीं, सप्लाई कर्व तो होती ही नहीं है मोनोपोली में। इन मोनोपोली वी डोंट ड्रॉ एनी सप्लाई कर्व, वी डोंट हैव एनी सप्लाई कर्व एक्चुअली इन मोनोपोली, ठीक है जी। ओके, सो वी हैव डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। समझ आ गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन लॉन्ग रन अ मोनोपोली फर्म विल अर्न। ठीक है, लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म जो है वो क्या अर्न करेगी। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म क्या अर्न करेगी। इन लॉन्ग रन मोनोपोली फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, क्या अर्न करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सी व्हाट हैपेंस इज, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर भी चुके हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड परफेक्ट कंपटीशन, राइट, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। सो इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर व्हाट हैपेंस इज, दैट in long run we have normal profits। देखिए अभी मैं सिर्फ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ठीक है। जस्ट टू कंपेयर, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके कंपैरिजन में मोनोपोली की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है, वी हैव लॉन्ग रन में वी हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और शॉर्ट रन में, मोनोपोली के केस में शॉर्ट रन में हमारे पास तीनों कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको। देखिए फिर से बता देती हूँ, मोनोपोली में लॉन्ग रन में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, यानी 20 का आंसर है। और अगर हम शॉर्ट रन की बात करें ना मोनोपोली में ही, तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में था, यहाँ पे भी यही होगा। शॉर्ट रन में हमारे पास यहाँ पे इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। शॉर्ट रन में तीनों होंगे और लॉन्ग रन में इसको खाली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्यों होगा मोनोपोली में लॉन्ग रन में इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बिकॉज देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पे बैरियर्स हैं एंट्री के लिए, कोई भी फर्म इतनी आसानी से जो है नहीं कर सकती एंट्री मोनोपोली में। सो दैट्स वाई वी हैव a firm will have super normal profit or extra profits because there are barriers to entry। ओके जी, समझ आ गया? ओके, ऑलराइट। और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियसली AR इज ग्रेटर देन AC। ये हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है। और लॉस कब होगा, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ओके जी। Coming upon to question number 5. Question number 5 is saying in monopolistic competitive market firms usually sell products that are, ठीक है, monopolistic कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म जो होती है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है, वहाँ पे फर्म जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिस फर्म सेल। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट्स सेल करती है, ऑब्वियसली विच आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक फर्म की ये एक यू कैन से दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म दैट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर होमोजीनियस। ठीक है, बट इन मोनोपोलिस्टिक वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मोनोपोलिस्टिक में हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सो एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म की जो ये हमारे जो इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर
दे आर ऑब्वियसली दे आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर 2 प्रोड्यूसर्स इज, वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे आपको 2 प्रोड्यूसर मिलेंगे वो कौन सी मार्केट सिचुएशन है? क्या वो परफेक्ट है? नहीं है, क्योंकि परफेक्ट में वी हैव मैनी प्रोड्यूसर्स, मतलब मैनी सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये तो कंडीशन थी परफेक्ट की, ठीक है। मोनोपोली में वी हैव जस्ट 1 सेलर, तो ऐसा भी हो नहीं सकता, ठीक है। डुओपोली, यस दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, डुओपोली। डुओ का मतलब हो गया 2 ऑब्वियसली, एंड दिस इज वन ऑफ द टाइप यू कैन से, ठीक है, वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोपोली। जो डुओपोली है ये किसकी टाइप आती है? ओलिगोपोली की ही टाइप आती है, व्हेन देयर आर 2 सेलर्स इन द मार्केट, ठीक है। जब एक ही प्रोडक्ट के 2 बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी, 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे, ठीक है, दोज विल रिजल्ट इन डुओपोली, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 सेज compared with monopolistic competition a firm's demand curve under monopoly is, ठीक है जी, ओके। कंपेयर्ड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अ फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज, ठीक है। मोनोपोली की डिमांड कर्व कैसी होती है एज कंपेयर्ड टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक, कैसी होती है? तो दिस इज लेस इलास्टिक। क्या होती है? सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या होता है, जो मोनोपोली है ना, जो मोनोपोली है वो, जो मोनोपोली है दिस इज़ रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अगर आपको ये कहीं पे आ जाए कि जो फर्म की डिमांड कर्व है अंडर मोनोपोली, दिस इज़ लेस इलास्टिक दैन मोनोपोलिस्टिक, दिस इज़ लेस इलास्टिक दैन मोनोपोलिस्टिक। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी आ गई डिमांड कर्व किसके केस में? मोनोपोली के केस में, ठीक है। ये आगे डिमांड कर्व आपकी मोनोपोली के केस में, और जो मोनोपोलिस्टिक है उसकी डिमांड कर्व ये आएगी, ज़्यादा इलास्टिक है। जो डिमांड कर्व ये मोनोपोलिस्टिक की है, ठीक है, आप लगा लीजिए, और ये किसकी है? D1 जो है ये मोनोपोली की है, D2 जो है ये किसकी है? मोनोपोलिस्टिक की है। सिंपल सी बात है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डिमांड कर्व होती है वो मोर इलास्टिक होती है, दैट इज मोर इलास्टिक। और जो मोनोपोली की होती है दैट इज लेस इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक की डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक। ये क्या क्यों होती है मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक? देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं दे हैव डिफरेंट लाइक प्रोडक्ट्स, ठीक है, काफ़ी वहाँ पे आपको बड़े सारे सब्सटीट्यूट्स मिल जाएंगे। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यू हैव मैनी सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, बड़े सारे सब्सटीट्यूट्स आपको एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स मिल जाएंगे। लेकिन मोनोपोली में आपको सब्सटीट्यूट्स नहीं मिलेंगे, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। मोनोपोली है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट यू विल गेट, दैट्स वाई जो डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक है और मोनोपोलिस्टिक की ज़्यादा इलास्टिक है डिमांड कर्व, ठीक है। एक रीज़न ये भी है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, प्राइस इज इवन मोर इलास्टिक, प्राइस इज मोर इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मोनोपोलिस्टिक में कौन सी फर्म की एग्जांपल आएगी? मोनोपोलिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो जो भी आप हमारे डेली यूज़ की हमारे जो भी हम घर में हमारे बड़े सारे दिन के जो भी हम प्रोडक्ट हैं वो मोनोपोलिस्टिक हैं, जैसे राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, राइट फ्रॉम द टूथपेस्ट टू द सोप टू द डिटर्जेंट वी यूज़ टू द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वी यूज़, राइट। सो एवरीथिंग इज़ अंडर मोनोपोलिस्टिक। जितने भी FMCG फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स होते हैं वो सारे हमारे मोनोपोलिस्टिक में आते हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि अगर सपोज आप एक सोप की बात करते हैं ना, एक साबुन की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वी हैव गॉट डिफरेंट ब्रांड्स, वी हैव गॉट डिफरेंट शेप, कलर, और हमारी अपनी लाइक्स या डिसलाइक्स की, किसी को ब्यूटी टाइप का सोप चाहिए या किसी को मतलब ये थोड़ा हेल्थ रिलेटेड जैसे डिटॉल वगैरह, ठीक है, थोड़ा एंटीसेप्टिक उस टाइप का चाहिए। सो वी हैव डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइक प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। हमारे पास देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देर इज लार्ज कॉम्पिटिशन एज वेल, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में। सो वी हैव more elastic and in monopoly we have less elastic demand curve, ठीक है जी। तो monopoly की यहाँ पूछी गई है as comparison to monopolistic, so we have of course less elastic, so C is the right answer for question number 7, okay। Coming upon to question number 8, question number 8 says which of the following markets have the feature of indeterminate demand curve, ठीक है जी। इसमें से कौन सी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसका फीचर है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी, ओलिगोपोली, ठीक है जी। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसकी डिमांड कर्व हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ द डिमांड ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ
ओलिगोपली, वी डोंट हैव एनी रिलेशन, ठीक है। अब हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ऑब्वियसली था, वहाँ पे तो रिलेशन था, देयर वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ डिमांड। हमने बात की मोनोपली की, हमने कहा कि जी लेस इलास्टिक है लेकिन स्लोप्स डाउनवर्ड है। मोनोपोलिस्टिक में भी जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। सिमिलर मोनोपोलिस्टिक में भी मोनोपली जैसा ही है, डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोप करती है लेकिन ज़्यादा इलास्टिक है दैन मोनोपली, ठीक है। अब अगर हम ओलिगोपली की बात करते हैं ना, तो ओलिगोपली में डिमांड कर्व हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ठीक है, या और इसको हम कहते हैं देयर इज़ इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, और देयर इज़ इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा क्यों कहते हैं हम, देखिए ओलिगोपली के केस में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ओलिगोपली फर्म है, उसने ये डिसाइड किया, उसने ये कहा कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना वो कम कर देता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देता हूँ ताकि मेरी डिमांड इंक्रीज़ करे, है ना, ताकि मेरी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बिके। लेकिन जो दूसरी फर्म जो है उसने देखा कि इसने प्राइस कम किया है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस उससे भी ज़्यादा कम कर देगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, जो डिमांड कब यहाँ आनी चाहिए थी वो डिमांड यहाँ आई ही नहीं, वो डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ओलिगोपली में एक्चुअली हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो डिफाइन नहीं कर सकते। अनएक्सपेक्टेड प्राइस या डिमांड का जो बिहेवियर है वो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे प्राइस या डिमांड का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन, ठीक है। हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलता है ओलिगोपली में, इस केस में कि कैसा जो है डिमांड कर्व जो है वो कैसे रहने वाली है, ठीक है। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल्स और प्राइस एंड डिमांड वी कैन से, सो द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, हम यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। और एक रीज़न, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो यहाँ पे जो ओलिगोपली में जो फर्म्स होती हैं ना, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, वो काफ़ी इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, काफ़ी इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो एक का जो प्राइस है, जो एक का जो प्राइस है, वो एक का जो प्रॉफिट है वो दूसरे की लॉस या फिर का प्राइस जो है वो डिटरमिन करता है, ठीक है जी। तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द चेंजेस इन द फर्म सेल्स, ठीक है, विच आर कॉज्ड बाय द प्राइस, ओके जी। तो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होती है यहाँ पे ओलिगोपली के केस में, ओके। देखिए कुछ और फीचर्स ओलिगोपली के मैं आपको बता देती हूँ, दैट देर आर स्मॉल नंबर, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है, देर आर फ्यू सेलर्स, ओके, देर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, और डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑन द फर्म्स इज़ वेरी हाई, दे आर क्वाइट इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। और इसीलिए तो फर्म के जो डिमांड कर्व है वो हम बता नहीं सकते, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपली इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स ये क्या होते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स होते हैं, ठीक है, ओके। एंड देयर आर अगेन मोनोपली के जैसे यहाँ पे भी एंट्री है, ठीक है, एंट्री के लिए बैरियर्स हैं, यहाँ पे एंट्री के लिए बैरियर्स हैं, ओके, रिस्ट्रिक्शंस हैं टू एंटर द मार्केट, ओके। एंड देयर इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इन ओलिगोपली, वी हैव नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन का मतलब क्या हो गया कि प्राइस के ऊपर कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे किस पे कॉम्पिटिशन है, ब्रांड लॉयल्टी पे कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे किस पे कॉम्पिटिशन है, ब्रांड लॉयल्टी पे। ब्रांड लॉयल्टी बनाना कस्टमर्स के बीच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द प्राइस कॉम्पिटिशन, ओके जी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। देखिए कार्टल्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, कार्टल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं टू अवॉइड कंपटीशन। तो कार्टल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, कार्टल्स फॉर्म होते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपली में। किसमें, ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, कोल्यूसिव ओलिगोपली। अभी क्या होता है कोल्यूसिव ओलिगोपली, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए कोल्यूसिव ओलिगोपली को कोऑपरेटिव ओलिगोपली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव ओलिगोपली। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव ओलिगोपली। देखिए इसमें क्या होता है, कोल्यूसिव ओलिगोपली में क्या होते हैं जी, कार्टल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्टल्स। कार्टल किसे कहते हैं, कार्टल कहते हैं ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को। ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, एक ग्रुप बनता है, और वो जो ग्रुप है ऑब्वियसली किसका ग्रुप होगा, फर्म्स का ग्रुप होगा। वैसे ही फ्यू फर्म्स होती हैं, तो वो फ्यू फर्म्स मिली आपस में, वो जो भी फ्यू फर्म्स हैं वो मिली, और उन्होंने अपने प्राइस और आउटपुट डिसीजंस लिए, ठीक है। और इन्हीं फर्म्स में से ना एक लीडर निकल के आता है जी, वो कहता है मैं डिसाइड करूंगा। जो लीडर है पूरे फर्म्स में से 5-6 फर्म्स होंगी, उसमें से एक लीडर उठेगा और बोलेगा आई विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द प्राइस एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट डिसीजंस फॉर ऑल द फर्म्स, ठीक है। तो ये जो लीडर उठेगा इसको क्या बोलेंगे, प्राइस लीडर। क्या बोलेंगे,
ही विल बी द प्राइस लीडर। इसका जो डिसीजन, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, जो प्राइस लीडर का जो डिसीजन होगा वही सभी कार्टल्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे जो हैं उसका डिसाइड करेंगे। तो ये किसको कहते हैं? कोलिसिव ओलिगोपोली को। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कार्टल्स क्यों बनते हैं? कंपटीशन अवॉइड करने के लिए। देखो लिखा भी है क्वेश्चन में, टू अवॉइड कंपटीशन। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें जो कंपटीशन नहीं चाहिए, ठीक है, सारी फर्म्स मिलजुल के काम करेंगी, जो प्राइस लीडर ने प्राइस या आउटपुट डिसीजन डिसाइड कर लिया वो हम सभी फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो अवॉइड कंपटीशन। अब ये जो टू अवॉइड कंपटीशन है ये किसका फीचर है? ये मोनोपोली का भी फीचर है, ठीक है। किसका फीचर है? मोनोपोली का भी, है ना। तो ये जो कोल्यूसिव ओलिगोपोली है ना, इट इज समवट लाइक मोनोपोली, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज मोनोपोली में तो देयर इज सिंगल सेलर, यहाँ पे तो सिंगल सेलर नहीं है, ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा ही सेलर हैं, 2 4 5 सेलर हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े ज़्यादा सेलर हैं। लेकिन मोनोपोली में भी कंपटीशन नहीं होता, ऑब्वियसली कंपटीशन नहीं होता, सिंगल ही सेलर है तो कंपटीशन कहाँ से हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी जो है ये कार्टल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि कंपटीशन अवॉइड करने के लिए, सो दैट देयर इज नो कंपटीशन, ठीक है। और ये बनते हैं, इट इज़ लाइक कार्टल्स आर फॉर्म्ड, कार्टल्स इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है, जो फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। इसको कोल्यूसिव ओलिगोपोली को हम क्या और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी कहते हैं, ठीक है जी। ओके, देखिए नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या है? इसी का ऑपोजिट है नॉन कोल्यूसिव। नॉन कोल्यूसिव को हम नॉन कोऑपरेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी इसको हम कहते हैं। नॉन कोल्यूसिव में क्या होता है कि हर फर्म, इंडिविजुअल जो फर्म है वो अपना प्राइस बनाती है और अपनी ही आउटपुट पॉलिसीज़ बनाती है इंडिपेंडेंटली। फर्म्स यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, हाँ यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। नॉन कोल्यूसिव में जो है इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और हर एक जो फर्म है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। क्या करती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे जो नॉन कोल्यूसिव जो ओलिगोपोली है इसको कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, ठीक है, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है कि कहाँ पे, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो दैट इज इन नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। वो कहाँ पे होगा? कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन इन नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो फर्म्स है वो काम करती है, एक दूसरे से कोई किसी को लेना देना नहीं है यहाँ पे, और जो अपना फर्म अपनी प्राइस, अपनी आउटपुट पॉलिसी जो है वो खुद बनाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, ठीक है जी। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर कि कार्टल्स कहाँ बनते हैं? तो कार्टल्स कहाँ बनते हैं? कार्टल्स आर फॉर्म्ड इन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 10, रीजन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स अंडर ओलिगोपोली। देखिए व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्यों there are very few number of firms, why there are very small number of firms in oligopoly? What are the reasons? Is it government licensing? Is it patent rights? Is it scale of investment and selling costs? तो इसमें क्या आएगा? all of these. D is the right answer for question number 10. गवर्नमेंट लाइसेंसिंग भी है वन ऑफ द रीजन, बैरियर टू एंट्री है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग चाहिए, ठीक है। पेटेंट राइट्स हैं, अगर किसी फर्म को कोई पेटेंट राइट मिल जाता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है किसी फर्म को जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सक्लूसिव कंट्रोल और देयर इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, और सर्विस, तो उसको पेटेंट राइट मिल जाता है, ओके। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, देखिए कुछ ऐसी फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ ओलिगोपोली में एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं ओलिगोपोली में, ठीक है। ओलिगोपोली में एग्जांपल्स आ जाती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होगी, जैसे PSUs हो गए, वी हैव जैसे पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस की, जैसे हमारे घर में जो कुकिंग गैस है, ठीक है, उसके कितने ही ब्रांड्स हमें पता है, इंडेन है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, ये 2-3 ही हैं, ठीक है, ये 2-3 ही है। या पेट्रोल पंप्स की बात करें तो कितने ही ब्रांड के पेट्रोल पंप्स का आपको पता है, राइट। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली फर्म्स में आती हैं, ठीक है। इनफैक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो कितनी कार्स, अब यहाँ पे इन फर्म्स में एंटर करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। हर थोड़ी ना सभी जाके थोड़ी ना कोल, ये अगर कोल माइनिंग की बात करूँ मैं, ठीक है, कोल माइनिंग भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कम फर्म्स को जो है कोल माइनिंग की लाइसेंसिंग देके रखी हुई हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ह्यूज है, बैरियर्स टू एंट्री है, हर कोई नहीं जाके पेट्रोलियम कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी मोनोपोली में आती थी पहले, लेकिन अब हाँ कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो रही है, जैसे रिलायंस वाले जो हैं दे आर एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब जो है ओलिगोपोली, अगर देखिए मैं यहाँ पे बात चली है तो देखिए जैसे टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात करती हूँ, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर की बात करती हूँ। जब टेलीकॉम सेक्टर जस्ट इंडिया आया था तो वी जस्ट हैड BSNL,
है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, वी जस्ट हैड BSNL कनेक्शंस, ठीक है। तो प्राइसेस भी काफ़ी हाई थे, मोनोपली थी, ठीक है। उसके बाद जब प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया हमारा टेलीकॉम सेक्टर जो है, जब प्राइवेटाइज हुआ, गवर्नमेंट ने ये मतलब स्टार्ट कर दिया प्राइवेटाइज करना टेलीकॉम सेक्टर को, नाउ वी हैव मेनी फर्म्स, राइट। तो कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि मोनोपोलिस्टिक ही रहे, कस्टमर के लिए सबसे फ़ायदेमंद रहता है, राइट। नाउ वी हैव मैनी कनेक्शंस, हम जो मर्जी देखिए, जियो ने तो इतना बढ़िया कर दिया कि जी फ्री कॉल्स, फ्री डाटा देना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में, राइट। तो मतलब कस्टमर के लिए इतना बेनिफिशियल था। तो अगर मोनोपली थी तो वी हैड टू पे मोर, ठीक है। और मोनोपली थी और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया, तो मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो है वो बन गया, ठीक है। तो ओलिगोपली में भी यही होता है, दैट देयर इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, सिमिलर इज द केस मोनोपली में भी यही है, यही बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं एंट्री के लिए, पेटेंट राइट्स हैं, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू हाई, सब कोई जो है इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 सेज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड अंडर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये कहाँ पे सेल किए जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक में तो हमें पता है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, कोल्यूसिव ओलिगोपली में मिलेंगे, नॉन कोल्यूसिव में मिलेंगे, परफेक्ट में मिलेंगे या इम्परफेक्ट में मिलेंगे। तो हमें कहाँ मिलेंगे, ओलिगोपली के अंडर भी हमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इम्परफेक्ट ओलिगोपली में, ठीक है। देखिए डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओलिगोपली में हमें होमोजेनियस प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। जब हमें ओलिगोपली में होमोजेनियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, होमोजेनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट ओलिगोपली। और जब हमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नॉन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट ओलिगोपली। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ओके जी, ऑलराइट। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 12। इन लॉन्ग रन ओलिगोपली फर्म अर्न्स, ठीक है। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन की बात हो रही है, ओलिगोपली को क्या अर्न होता है, तो ओलिगोपली को भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि AR इज ग्रेटर देन AC हेयर ऑल्सो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। Coming upon to question number 13. Question number 13 says in monopolistic competition the shape of demand curve is. Monopolistic competition में कैसी शेप होती है डिमांड कर्व की, तो कैसी शेप होती है डिमांड कर्व की, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्यों, क्योंकि देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी क्या होता है कि अगर प्राइस इन केस किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाए तो हम उसकी कम डिमांड करेंगे, तो देर इज अ नेगेटिव और देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल्सो, क्योंकि कस्टमर्स हैव लॉट ऑफ चॉइस, है ना, कस्टमर्स हैव लॉट ऑफ चॉइस। हम अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है इंक्रीज कर जाएगा, हम दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर देंगे, या फिर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे थोड़ी देर के लिए, विल वेट कि उसका जो प्राइस है वो कम हो जाए, उसके बाद हम वो प्रोडक्ट खरीदें। तो जो रिजल्टिंग जो स्लोप होती है दैट इज डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन monopolistic competition. So C is the right answer for question number 13. So the last question of today's session. Under collusive oligopoly, price is often decided by. Collusive oligopoly में अभी जिसको हमने कहा कोऑपरेटिव ओलिगोपली, जहाँ पे कार्टल्स बनते हैं, ठीक है, तो प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करता है, प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस लीडर, ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में भी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, बाय बाय.